नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम मारुति सुजुकी की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारत में मारुति की गाड़ियां इतनी धड़ल्ले से और आंख बंद करके बिक जाती हैं। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो के अंत तक आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो जो भी व्यूअर्स जेन्युइनली मारुति की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ में बने रहिएगा। बाकी सभी व्यूअर्स अगर चाहे तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। आई एम श्योर दोस्तों आप में से लगभग सभी लोगों ने यूट्यूब पर कार कंपैरिजन्स के कई सारे वीडियोस ऑलरेडी देखे होंगे और 10 में से 9 यूट्यूबर्स ने अपने चैनल पर कम से कम एक बार आप लोगों से ये ज़रूर कहा होगा कि मारुति सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी बहुत ही घटिया होती है। इनफैक्ट मैंने भी ये बात आप सभी से कई बार बोली है। आज की डेट में मारुति की गाड़ियों में आपको ड्यूअल एयरबैग, ABS प्लस EBD, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इन सभी फीचर्स के बावजूद हम इस सच्चाई को झुटला नहीं सकते दोस्तों कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऑन ग्राउंड रियलिटी के मामले में मारुति की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा घटिया होती है और ये प्रूफ करने वाले कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपके लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से उसे आप देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों की सच्चाई के बावजूद भी दोस्तों अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में इकलौती मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर 51.3% था। इनफैक्ट अगर हम सितंबर 2020 के मार्केट शेयर की बात करें तो भारत में इकलौती मारुति का मार्केट शेयर 48.3% था दोस्तों। आसान भाषा में इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि भारत में दुनिया की सभी मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अवेलेबल है। लगभग 14 कंपनीज के बीच में कांटे की टक्कर वाला कंपटीशन है। उसके बावजूद भी भारत में बिकने वाली सभी टोटल गाड़ियों में 10 में से 8 या फिर लगभग 9 गाड़ियां इकलौती मारुति की बिक जाती हैं। बाकी सभी कंपनी से मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको भी दिल्ली के बाबा का ढाबा जैसा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि एक दिन आपका टाइम भी ज़रूर आएगा। इससे पहले कि वीडियो में हम और आगे बढ़े दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्यों है, क्यों 10 में से 8 या फिर लगभग 9 गाड़ियां इकलौती मारुति की बिक जाती हैं और 14 कंपनीज में कंपटीशन होने के बावजूद भी क्यों 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इकलौती मारुति के पास में है। ये वीडियो पॉज करके आपका जवाब अभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इस वीडियो में आपकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपका जवाब सही है या गलत है। क्योंकि इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा और लास्ट में जब आपको एक्चुअल और जेन्युइन आंसर पता चलेगा तो आपके चेहरे पर एक अलग सी खुशी और स्माइल होगी। क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले भी मुझे आप लोगों जैसा ही लगता था कि ऐसा क्या रीज़न होगा क्यों मारुति की गाड़ियाँ इतनी धड़ल्ले से और आंख बंद करके बिक जाती हैं। शायद मारुति की गाड़ियों का माइलेज सबसे ज़्यादा बेहतर होता है इसलिए। लेकिन फिर मैं इमीडिएटली अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर सभी कंपनीज को मालूम है कि मारुति की गाड़ियाँ ज़्यादा माइलेज की वजह से बिकती हैं, तो फिर बाकी सभी कंपनीज भी मारुति की तरह ज़्यादा माइलेज वाली गाड़ियाँ क्यों नहीं बनाती और उन्हें बेचकर बाकी बचे 50% पर अपना शेयर क्यों नहीं जमा लेती हैं। इसके अलावा भी दोस्तों हम सबको लगने वाले और भी कई सारे कॉमन रीजंस हैं, जैसे कि मारुति की गाड़ियाँ सस्ती होती है, मारुति देश का एक पुराना और ट्रस्टेड ब्रांड है, मारुति का सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, मारुति का सर्विस सेंटर और शोरूम बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है, मारुति के स्पेयर पार्ट बहुत आसानी से मिल जाते हैं और काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं, मारुति का मेंटेनेंस काफ़ी लो है दोस्तों, मारुति की रीसेल वैल्यू बहुत ही बेहतरीन आपको मिल जाती है। उसके अलावा मारुति के पास में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो कुछ हद तक ये सारे फैक्टर्स मारुति के प्लस पॉइंट है, लेकिन सक्सेसफुल होने का रीज़न नहीं है। यहाँ पर इंडियन कंज्यूमर के लिए ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर किसी भी कंपनी की लाखों के तादाद में अगर गाड़ियाँ बिकेंगी तो कोई भी कंपनी अपना शोरूम और सर्विस नेटवर्क बढ़ाएगी, उसे एक्सपैंड करेगी। देश के हर एक गली कोने में, नुक्कड़ में आपको उनके सर्विस सेंटर्स और शोरूम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मारुति के अलावा अगर बाकी किसी भी कंपनी की गाड़ियां ही नहीं बिकेंगी तो फिर कोई भी कंपनी अपना सर्विस नेटवर्क कैसे बढ़ा पाएगी और उसे एक्सपेंशन प्लान्स को एग्जीक्यूट कैसे कर पाएगी। मारुति की जो सक्सेस और पॉपुलैरिटी के पीछे एक एक्चुअल और जेन्युइन रीजन है
वो मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो हम में से लगभग 90% लोगों को मालूम नहीं होगा। उसे जानने के बाद में आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और उसे जानने के बाद में आप सबको समझ में आ जाएगा कि क्यों दुनिया की बड़ी से बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जब भी भारत में आती हैं तो क्यों वो मारुति सुजुकी के साथ में compete नहीं कर पाती हैं। अब इससे पहले कि हम मारुति के बारे में बात करें दोस्तों, हमारे लिए ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि क्यों दुनिया भर की हर एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में आना चाहती है और पिछले 15 से 20 सालों में होंडा, फोर्ड, टोयोटा जैसी विदेशी कंपनियां आज भी भारत में अपने आप को स्थापित करने के लिए और अपने पांव जमाने के लिए आपको स्ट्रगल करती हुई नजर आएंगी। उसके बावजूद भी ये कंपनियां भारत को छोड़कर नहीं जाना चाहती और कई सारी नई कंपनियां भारत में आना चाहती है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पॉपुलेशन के मामले में हम दुनिया की बहुत ही बड़ी आबादी है, उस मुकाबले में हमारे मुकाबले में अमेरिका में उतनी पॉपुलेशन नहीं है। उसके बावजूद भी हर 100 लोगों के पीछे अमेरिका में आपको 85 लोगों के पास में खुद की कार देखने को मिल जाएगी। यही आंकड़ा अगर हम चाइना के साथ में कंपेयर करें तो हर 100 लोगों के पीछे चाइना में आपको 20 लोगों के पास में खुद की गाड़ी देखने को मिल जाएगी। लेकिन भारत के मामले में ये आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले हैं दोस्तों। हर 100 लोगों के पीछे भारत में आपको केवल 3 लोगों के पास में खुद की गाड़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ और भी आंकड़े हैं दोस्तों। एक ग्राफ जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, दुनिया में शेयर ऑफ हाउस होल्ड दैट ओन्स कार के मामले में साउथ कोरिया 83%, मलेशिया 82%, जापान 81%, थाईलैंड 51% और चाइना में 17% लोगों के पास में खुद की कार है। ये ग्राफ थोड़ा सा पुराना है दोस्तों, लेकिन अगर अपडेटेड फिगर्स की बात करें तो भारत में ये आंकड़ा केवल 7 to 8% लोगों के पास में अपनी खुद की गाड़ी है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश में कार ओनर्स की संख्या आज भी बहुत कम है। और यही आंकड़े हैं दोस्तों जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को हमारे देश में आने के लिए अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि इन आंकड़ों को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि भारत में ग्रोथ के लिए आज भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। आज से 15-20 साल पहले जब फोर्ड, होंडा, टोयोटा जैसी विदेशी कंपनियां हमारे देश में आई थी तो वो काफ़ी जोश के साथ में आई थी, लेकिन उनके अरमानों पर पूरे तरीके से पानी फिर गया है। क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एनुअल सेल्स ग्रोथ को हम देखें तो ये केवल 3% से लेकर 4% से ज़्यादा नहीं बढ़ी है। इसमें 3 to 4% से ज़्यादा इंक्रीज यानी कि ग्रोथ नहीं देखा गया है। और अगर इतने बड़े मार्केट में आपको 3% से ज़्यादा ग्रोथ या 4% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है दोस्तों कि पिछले 10 सालों में जितनी गाड़ियां बिकती थी उतनी ही गाड़ियां आज 10 सालों के बाद में या फिर उससे थोड़ी सी ही ज़्यादा गाड़ियां आज की डेट में भी बिक पा रही हैं। और उसके अलावा इस चाइनीज़ वायरस की वजह से साल 2020 को हम इस कैलकुलेशन में काउंट ही नहीं कर सकते हैं, कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं। अब इस समस्या की जड़ को एक आसान एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। भारत में एक कानून है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। समझिए कि आप एक विदेशी कंपनी हैं और आप भारत में आना चाहते हैं, तो जनरली किसी भी कंपनी की ये स्ट्रैटेजी होती है कि अपने ग्लोबली सक्सेसफुल जो 4 या 5 प्रोडक्ट होते हैं उसमें से ही भारत में डिमांडिंग सेगमेंट में वो कंपनी 1 या 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि भारत में हैचबैक सेगमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और उसके अलावा हाल ही में सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट एक बहुत ही ज़्यादा गर्म सेगमेंट हो गया है। उसी तरीके से जिस तरीके से किया मोटर्स इंडिया और एमजी मोटर्स ने इसे फॉलो किया। लेकिन भारत में एक कानून है जिसकी वजह से कंपनियों को बहुत सारी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले उस कानून को समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी नई कंपनी का भारत में आना, और अगर वो कंपनी किसी भी तरीके से भारत में आ गई तो फिर मारुति के साथ में compete कर पाना बहुत ही मुश्किल या फिर नामुमकिन सा हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों दुनिया के मुकाबले में भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं और इसी की वजह से हाल ही में टोयोटा इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो भारत में फिलहाल अनिश्चित रूप के लिए अपने सभी एक्सपेंशन प्लान्स पर रोक लगाते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी एक बेहतरीन वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स तो ज़्यादा है ही दोस्तों, लेकिन उसे कलेक्ट करने के लिए कानून में जो प्रोविजन यानी कि प्रावधान है वो भी बड़ा अजीबोगरीब तरीके का है। यानी कि दुनिया में शायद हमारा देश इकलौता ऐसा देश होगा जिसमें इस तरीके का अजीबोगरीब कानून है। समझने के लिए हम एक पेट्रोल कार का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर दोस्तों।
सबसे पहला प्रावधान ये है हमारे कानून में दोस्तों कि अगर एज अ कंपनी आपकी कार है और आप उस कार में 1200 सीसी या फिर उससे कम का इंजन देते हैं और आपकी कार की जो लंबाई है वो लंबाई अगर 4 मीटर से कम है, यानी कि 1200 सीसी से कम का इंजन और 4 मीटर से कम की लंबाई, तो गवर्नमेंट के नियमों के तहत उसे एक छोटी कार माना जाएगा और उस पर 28% की जीएसटी और 1% का कॉम्पेंसेशन सेस लगेगा, यानी कि कुल मिलाकर 29% का टैक्स लगेगा। तो मान लीजिए अगर आपकी कार की कीमत है 5 लाख रुपए, तो 29% जीएसटी मिलाकर आप उसे 6,45,000 रुपीज़ में बेच पाएंगे। दूसरा प्रावधान है दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी में 1200 सीसी या फिर उससे कम का इंजन है लेकिन आपकी गाड़ी का जो लंबाई है वो 4 मीटर से ज़्यादा है, तो आपकी कार को स्ट्रेट अवे 43% का जीएसटी पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि वही 5 लाख रुपए की कार अब आप 7,15,000 रुपए में बेच पाएंगे। तीसरा प्रावधान है दोस्तों, अगर आपकी कार में 1200 सीसी से ज़्यादा का इंजन है लेकिन उसकी लंबाई 4 मीटर से कम है या ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा है तो आपकी कार पे 28% का जीएसटी और 22% का कॉम्पेंसेशन सेस, यानी कि कुल मिलाकर 50% टैक्स लगेगा। अब अगर आपकी कार की कीमत 10 लाख रुपए है तो टैक्स मिलाकर आप वो कार 15 लाख रुपए तक की बेच पाएंगे। ऑन एन एवरेज मान लीजिए दोस्तों, अगर आप 10 लाख रुपए की कार खरीद रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से कम आप 3 लाख रुपए से ज़्यादा टैक्स तो गवर्नमेंट को पे कर ही रहे हो। अब बात करते हैं चौथे प्रावधान की दोस्तों। कंज्यूमर जो भी गाड़ी खरीदना चाहता है, अगर वो कार उसकी कीमत 10 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा है तो आपको मिनिमम 1% का टीसीएस भी देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये 4 पॉइंट्स हैं दोस्तों, प्रावधान है, जिसकी वजह से आप समझ ही गए होंगे कि हमारे देश में किस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्सेस लगाए जाते हैं और उनके लिए जो कानून है वो थोड़ा अजीबोगरीब है। तो अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि मारुति एक भारतीय कंपनी है और जब भी मारुति कोई एक छोटी कार बनाती है तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी गाड़ी 4 मीटर से ज़्यादा लंबी ना हो और 1200 सीसी से ज़्यादा का इंजन तो हमको देना ही नहीं है, जिसकी वजह से मारुति को पता होता है कि उनकी गाड़ी पर 29% का टैक्स लगेगा। यानी कि अगर उनकी गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए है तो 29% जीएसटी लगाकर वो उस गाड़ी को 6,45,000 रुपीज़ में बेच पाएंगे। मारुति की प्रोडक्ट रेंज को अगर आप बारीकी से यानी कि गौर से देखेंगे तो आज की डेट में मारुति के पास में कुल मिलाकर 14 प्रोडक्ट हैं, जिसमें से 9 प्रोडक्ट यानी कि 65% प्रोडक्ट आपको सब 4 मीटर के प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 1200 सीसी या फिर उससे कम वाला वही सेम इंजन सभी गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। केवल गाड़ी का मॉडल यानी कि शक्ल डिज़ाइन बदलेगी लेकिन इंजन आपको वही सेम मिलेगा। तो इस बात से अब आपके दिमाग में शायद थोड़ी सी बत्ती जल रही होगी। लेकिन अगर मैं एक विदेशी कंपनी हूं और मेरे पास में मेरे ग्लोबली सक्सेसफुल 4 या 5 प्रोडक्ट अवेलेबल है और भारत के अलावा दुनिया के ज़्यादातर देशों में 1200 सीसी या 4 मीटर का अजीबोगरीब कानून नहीं है, तो मैंने अपनी कार को वहां के हिसाब से 4.1 मीटर लंबा बनाया था और उसमें इंजन भी 1200 सीसी से ज़्यादा का दिया हुआ था। अब अगर दोस्तों मैं i20, बलेनो, अल्ट्रोज, वैगन आर इन सभी गाड़ियों से compete करने के लिए अपनी कार को भारत में लॉन्च करना चाहता हूं और मान लीजिए कि मेरी गाड़ी की कीमत भी टैक्सेस से पहले 5 लाख रुपए ही है जितनी की बाकी गाड़ियों की है, लेकिन मेरी कार की लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा यानी कि 4.1 मीटर होने की वजह से और उसमें इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा का होने की वजह से उस पर स्ट्रेट अवे 50% जीएसटी लगेगा, वहीं बाकी गाड़ियों पर केवल 29% जीएसटी लगेगा। यानी वही 5 लाख रुपए की कार मैं 7.5 लाख रुपए में बेच पाऊंगा और बाकी कंपनियां और फिर मारुति उसे 6,45,000 रुपीज़ में बेच पाएंगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है दोस्तों कि मेरी कार ऑटोमेटिकली 1,05,000 रुपये महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर ये सोचता है कि मारुति को देखो यार, वही सेम गाड़ी मारुति 1,05,000 रुपये सस्ते में बेच रही है और ये विदेशी कंपनी हमें लूटना चाहती है। इसी कारणवश भारत में सभी विदेशी कंपनियों को ये बिजनेस कर पाना अब फीजिबल नहीं रहा है और इसी कारणवश विदेशी कंपनियों की गाड़ियां भारत में हमेशा महंगी हो जाती है, क्योंकि भारत में टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं। ऐसी हालत में सभी विदेशी कंपनियों के पास में दोस्तों एक दूसरा ऑप्शन होता है कि वो भारत के हिसाब से कार बनाएं।
जो 4 मीटर से ज़्यादा लंबी ना हो और उसमें एक नया इंजन डेवलप करे जो 1200 सीसी से कम का हो। अब एक नई कंपनी को भारत में आकर भारत स्पेसिफिक एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम 4000 करोड़ रुपए से लेकर 5000 करोड़ रुपए का मिनिमम खर्चा आता है, जिसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। कई सारे फिक्स कॉस्ट होते हैं, लैंड एक्विजिशन करना होता है, प्लांट सेटअप करना होता है, असेंबली लाइन बनानी होती है, गाड़ी का डिज़ाइन बनाना होता है, नया प्लेटफॉर्म डेवलप करना होता है, नया इंजन डेवलप करना होता है, नया ट्रांसमिशन गियर बॉक्स डेवलप करो या तो फिर उसे किसी से सोर्स करवाओ। उसके अलावा दोस्तों कई सारे सेफ्टी टेस्ट करवाने होते हैं, क्रैश टेस्ट करवाने होते हैं, कई सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं, गाड़ी की मार्केटिंग करवानी होती है, कैंपेन करवाना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ब्रोशर्स होते हैं, आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क बिल्डअप करना होता है, टीवीसीज बनानी होती हैं। ऐसे कई सारी अनगिनत चीज़ें करनी पड़ती हैं इससे पहले कि वो कार एक्चुअली मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल हो जाए। तो अब हम ये मान के चलते हैं दोस्तों कि कंपनी ने ये सोचा कि अगर हमारी कार टैक्स की वजह से 2 लाख रुपए महंगी हो जाती है और महंगी होने की वजह से वो गाड़ी नहीं बिकेगी, तो हम एक इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाता है दोस्तों कि कम से कम मिनिमम 4 से 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और भारत में गाड़ियों की सेल का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है कि एक गाड़ी के लिए वो कार इस 4 से 5000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर सके और जल्दी से जल्दी ये 4 से 5000 करोड़ रुपए को रिकवर कर सके। अब इसे थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। अगर कंपनी 5000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एक इंडिया स्पेसिफिक कार बनाती है और टैक्स से पहले जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, अगर हम मान के चलते हैं कि साल भर में उस कार की केवल 5000 यूनिट बिक पाते हैं, तो एक गाड़ी के पीछे कंपनी की R&D और डेवलपमेंट कॉस्ट हो जाती है 1 करोड़ रुपए। अगर हम मान के चलते हैं कि साल भर में उस गाड़ी की 50,000 यूनिट बिक जाती हैं, तो उसके बावजूद भी एक कार के पीछे कंपनी की R&D और डेवलपमेंट कॉस्ट हो जाती है 10 लाख रुपए। अगर हम मान के चलते हैं कि उस कार के 5 लाख यूनिट बिक जाते हैं, तो उसके बावजूद भी एक कार के पीछे कंपनी की R&D और डेवलपमेंट कॉस्ट हो जाती है 1 लाख रुपए। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती है, मार्केटिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप का प्रॉफिट होता है। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद में पता नहीं कब 0-0 यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा और उसके बाद में एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट मिलना कब शुरू होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सोचने वाली ये बात है दोस्तों कि एज अ कंपनी क्या मैं उस कार के 5 लाख यूनिट बेच पाऊंगा। भारत में अगर आप हर महीने टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट देखें तो ऑल्टो, स्विफ्ट, बलेनो, वैगनआर जैसी गाड़ियों की हर महीने केवल 17 से 18,000 यूनिट ही बिक पाती हैं। मान लेते हैं कि मेरी नई कंपनी की कार नंबर 1 बेस्ट सेलिंग कार बन जाती है और हर महीने उसके कम से कम 20,000 यूनिट बिक जाते हैं, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। फिर भी 5 लाख यूनिट बेचने के लिए मुझे कम से कम 2 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा अपनी R&D और डेवलपमेंट कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। यानी कि मेरी कार अगर नंबर 1 बेस्ट सेलिंग कार भी बन जाती है तो भी मुझे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है जो भी कॉस्ट मैंने इन्वेस्टमेंट की है उस कार पर उसे जस्टिफाई करने के लिए। और यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है कि विदेशी कंपनियां भारत स्पेसिफिक यानी कि इंडिया स्पेसिफिक कारें नहीं बनाती है। और अगर ग्लोबल मॉडल्स लॉन्च करती हैं तो टैक्स की वजह से वो गाड़ियां बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और बिक नहीं पाती हैं। भारत स्पेसिफिक अगर कारें बनाती हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि हर महीने उस गाड़ी की कम से कम 20,000 यूनिट बिक जाएंगी, जो कि नामुमकिन सी बात है और भारत में ये केवल मारुति ही कर सकती है। 2 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा मुझे 5 लाख से ज़्यादा यूनिट बेचने के लिए। उसके बाद जाकर मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। यहाँ पर एक और चीज़ निकलकर सामने आती है, सभी कंपनीज को ये उम्मीद थी कि भारत एक बहुत ही बड़ा ग्रोइंग मार्केट है, जिसकी वजह से हम भारत के हिसाब से यानी कि इंडिया स्पेसिफिक कारें बना भी लेंगे और बेच भी लेंगे। यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत में एनुअल ऑटोमोबाइल सेल 3% से लेकर 4% से ज़्यादा नहीं बढ़ी है, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि ये 15 से 20% से ग्रो करेगा। अब हालात ये है दोस्तों कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सभी विदेशी कंपनियों के सर्वाइवल पर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान बन गया है, क्योंकि इन्हीं हालातों की वजह से
2017 में जनरल मोटर्स यानी शेवरले ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को टाटा बाय बाय कहा है। हाल ही में टोयोटा ने अनाउंस किया है कि वो अनिश्चित काल के लिए भारत में अपने सभी एक्सपेंशन प्लान्स पर रोक लगाता है। उसके अलावा हाल ही में हार्ले डेविडसन ने भी अनाउंस किया है कि वो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट छोड़कर जा रही है, जिस पर मैं ऑलरेडी एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसिव बिजनेस है, जिसमें आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन होता है, प्लांट खड़ा करना पड़ता है, असेंबली लाइन बनानी होती है, प्लेटफॉर्म डेवलप करना होता है, कार की डिज़ाइन बनानी होती है, नया इंजन डेवलप करना होता है, गियर ट्रांसमिशन बॉक्स यानी कि उसे सोर्स करो या फिर अपने आप खुद नया डेवलप करो। कई सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। क्रैश टेस्ट होता है, रोड टेस्ट होता है, सेफ्टी टेस्ट होता है, वारंटी होती है, कोई स्पेयर पार्ट अगर फॉल्टी होता है तो रिकॉल करना होता है, उसे फ्री में रिप्लेस करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है, रोड साइड असिस्टेंस देना होता है। पता नहीं कितनी सारी चीज़ें आपको एक गाड़ी के लिए करनी पड़ती है, जिसके लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लग जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि कंपनी अपने प्रोडक्ट रेंज में केवल 1 या 2 कार ही रखे। उससे कंपनी को शोरूम डीलरशिप देने में दिक्कत होगी, कोई भी उनकी डीलरशिप नहीं लेगा, जिसकी वजह से कंपनी को हमेशा अपने डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर्स के लिए कार का एक फुल बास्केट यानी कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करने होते हैं, जिसमें कम से कम 2 गाड़ियां इंडिया स्पेसिफिक यानी कि भारत के हिसाब से होनी चाहिए और 2 से 3 ग्लोबल प्रोडक्ट होने चाहिए। उसके अलावा कई सारी इंडिया स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट भी होती है, जैसे कि हर एक शहर में शोरूम और सर्विस सेंटर का नेटवर्क खोलना होता है, वरना कंज्यूमर ये कहेंगे कि इस कंपनी का सर्विस नेटवर्क अच्छा नहीं है और आपकी गाड़ियां नहीं बिकेंगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि कंपनी को इससे पहले कि वो अपनी फर्स्ट कार भारत में बेच पाएं, कम से कम 5,000 करोड़ तो आपके लग ही गए हैं। उसके अलावा भारत जैसे विशाल देश में अगर आपको हर एक प्रोडक्ट को उसके हर एक शहर में पहुंचाना होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है और भी कई सारे एक्सपेंसेस लगते हैं। उसके अलावा दोस्तों नाउअडेज कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है कि MG 5 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी और 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर का रोड साइड असिस्टेंस ऑफर करती है। Hyundai और किया 3 साल की वारंटी ऑफर करती है और साथ में 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर का रोड साइड असिस्टेंस ऑफर करती है। तो सभी कंज्यूमर बाकी सभी कंपनी से भी इसी तरीके की जो ऑफर्स हैं और चीज़ें हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से भारत में किसी भी कंपनी के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद और इतनी सारी दिक्कतों के बाद अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट, अपनी कार इंडिया में लॉन्च भी कर देती है तो उनकी गाड़ियां बिकती नहीं हैं। ऑटो सेक्टर की जो एनुअल सेल ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो चुकी है। ऑटो सेक्टर में सक्सेसफुल होना यानी कि रिलायंस जियो के जैसा हो गया है दोस्तों। रिलायंस जियो इसीलिए नंबर 1 बन पाया है क्योंकि रिलायंस जियो ने इनिशियली बेसिक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में और स्पेक्ट्रम में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाना किसी और के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात हो गई है दोस्तों। ऑटो सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही है और इसीलिए टोयोटा मारुति की रेडीमेड बनी गाड़ियों पर अपना लोगो चिपका कर बेच रही है और जल्द ही फोर्ड और महिंद्रा कुछ इसी तरीके से करते हुए आपको नजर आएंगे। ऑटो सेक्टर इनिशियली आपका इतना बड़ा कैपिटल खा जाएगा कि किसी भी ऐरे गिरे नत्थु खैरे के लिए दिन में उठकर इन्वेस्टमेंट करना और कंपीट कर पाना इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो मारुति की आज के डेट में जो भी ग्रोथ और रीच हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि ग्लोबल प्लेयर्स जो है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और टैक्स की वजह से compete ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मारुति धीरे 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 अपना नेटवर्क बढ़ाती चली गई। पहले मारुति भी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, लेकिन मारुति ने धीरे धीरे अपने नेटवर्क को बढ़ाया है और मारुति अपने नेटवर्क को इसीलिए बढ़ा सकी दोस्तों क्योंकि हर महीने मारुति की गाड़ियां अच्छे नंबर्स में बिकती रही, जिसकी वजह से उनके पास में रोटेट करने के लिए रेगुलर बेसिस पर रेवेन्यू आता रहा। अब अगर कोई भी ग्लोबल कंपनी इमीडिएटली इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना भी चाहे तो उसके पास में रेगुलर बेसिस पे रोटेट करने के लिए उतना बड़ा रेवेन्यू रिटर्न नहीं आएगा जितना आज की डेट में मारुति के पास में आ रहा है। इसी वजह से किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए मारुति के साथ में compete कर पाना असंभव होता जा रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कितनी सही या गलत है, लेकिन इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मारुति को हो रहा है दोस्तों। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मारुति की अपनी कोई क्वालिटीज़ भी नहीं है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट भारत की इस पॉलिसीज़ को और कंडीशंस को जाता है जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज मारुति को देती है कि कोई उनके साथ में compete ही ना कर पाए।
तो बेसिक फंडा ये है दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ियाँ सस्ती होंगी, आपकी गाड़ियाँ सस्ती कब होंगी, जब वो 4 मीटर से कम लंबी और उनमें 1200 सीसी से कम का इंजन होगा, तो ही आपकी गाड़ियाँ सस्ती होंगी। तो अगर आपकी गाड़ियाँ सस्ती होंगी तो आपकी गाड़ियाँ बिकेंगी ज़्यादा। आपकी गाड़ियाँ अगर बिकेंगी ज़्यादा तो रोटेट करने के लिए आपके पास में ज़्यादा पैसा आएगा, जिसे आप री इन्वेस्ट करके आपकी प्रोडक्ट रेंज, आपकी डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क को बढ़ा पाओगे। अब अगर आपकी गाड़ियां ज़्यादा बिकती हैं तो आप बल्क में रॉ मटेरियल ऑर्डर करेंगे, बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। तो केवल हाई टैक्स इकलौता रीज़न नहीं है दोस्तों, लेकिन हाई टैक्स वो सबसे पहला रीज़न है जिसने मारुति को सबसे पहले एडवांटेज दिया, जिसकी वजह से मारुति की सेल बढ़ी। मारुति के पास में रेगुलर इंटरवल बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा कैश फ्लो आने लगा, जिससे मारुति ने अपनी प्रोडक्ट रेंज, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप और अपनी सर्विस नेटवर्क बढ़ाने में, बल्क रॉ मटेरियल ऑर्डर करने में और बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करने में लगाया। उसके साथ साथ मारुति ने अपनी मैक्सिमम गाड़ियों के साथ में स्पेयर पार्ट शेयरिंग की, जिसकी वजह से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो हो गई। उसकी वजह से मारुति के पास में आज की डेट में इकोनॉमीज ऑफ स्केल और 14 इंडियन स्पेसिफिक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो जैसे कई सारे एडवांटेजेस हैं। तो यही वो दो मजबूत रीजन और पिलर्स हैं जिसकी वजह से पिछले कई दशकों से मारुति भारत में नंबर 1 के पायदान पर बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। आने वाले नियर फ्यूचर में ऐसे कोई भी चांसेस नज़र नहीं आते हैं कि कोई भी कंपनी मारुति को पीछे छोड़ दे। उसके चांसेस लगभग नामुमकिन के बराबर हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम थोड़े से उन रीजंस पर भी बात कर लेते हैं जो हम सभी लोगों को लगता है कि जिनकी वजह से मारुति एक सक्सेसफुल कंपनी बनी हुई है, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। जैसे कि मारुति की गाड़ियों का माइलेज सबसे बेहतर होता है, मारुति की गाड़ियां सस्ती होती है, मारुति एक पुराना और ट्रस्टेड ब्रांड है, मारुति का शोरूम और सर्विस सेंटर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, मारुति के स्पेयर पार्ट आसानी से मिलते हैं और काफ़ी सस्ते भी होते हैं, मारुति का मेंटेनेंस जो होता है वो बहुत ही लो कॉस्ट होता है, मारुति की गाड़ियों की जो रीसेल वैल्यू होती है वो भी बहुत बेहतर होती है और मारुति के पास में अपने कंज्यूमर के लिए एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो हम एक एक करके इन सभी रीजंस पर भी बात करेंगे और यहाँ पर ये जो डाउट हैं ये भी मैं आपके क्लियर कर दूंगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों माइलेज के बारे में। तो मारुति की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बेहतर माइलेज क्यों ऑफर करती हैं? क्योंकि मारुति की गाड़ियों में बिल्ड क्वालिटी और कस्टमर सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और मारुति लाइट वेट टीन के डब्बे बनाती है, जो कि ग्लोबल प्लेयर जो है वो किसी भी तरीके से अपनी बिल्ड क्वालिटी, ग्लोबल स्टैंडर्ड और कंज्यूमर सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि मारुति की गाड़ियों का मेंटेनेंस सबसे सस्ता क्यों होता है? तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि मारुति की गाड़ियाँ मैक्सिमम स्पेयर पार्ट एक दूसरे के साथ में शेयर करती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि मारुति की गाड़ियों का स्पेयर पार्ट का जो मेटल गेज होता है वो मेटल गेज और उनकी ड्यूरेबिलिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से और ग्लोबल कंपनीज की क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी कम होती है। इसीलिए मारुति की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट सस्ते आते हैं और उनका मेंटेनेंस सस्ता होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों की सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी इज़ मारुतिज लीस्ट प्रायोरिटी। अगर मारुति को अपनी कंज्यूमर सेफ्टी की इतनी ही चिंता होती तो इतने सालों से मारुति अपनी सभी गाड़ियों में कई सारे सेफ्टी फीचर्स पहले से ही ऑफर करके आने वाली सभी नई कंपनीज के लिए एक बेंचमार्क सेट कर सकती थी। लेकिन जहां पर जिस कंपनी के सीईओ ही अपनी गाड़ियों को ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में भेजने से मना कर देते हैं, वहां पर मारुति की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी क्या होगी, इस पर मैं कुछ ना बोलूं तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जैसे कि मारुति काफ़ी पुराना और ट्रस्टेड ब्रांड है, मारुति के पास में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मारुति की रीसेल वैल्यू अच्छी है, इन सभी चीज़ों का एडवांटेज मारुति को केवल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंडिया स्पेसिफिक 14 प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है उनकी वजह से ही मिल पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा और काफ़ी सारी चीज़ें, आशंका जो आपके मन में होगी वो सारी क्लियर हो चुकी होंगी। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा उसका इंतज़ार होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।